तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जितने भी आपके क्लास 12th के बच्चे थे, अर्थशास्त्र का जैक बोर्ड के बच्चे, तो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 बनाने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ बच्चों। ये सेट 1 आपका जो आया हुआ है उसका हम यहाँ पे देखिए, शुरू में आपका जो था व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव ले चुके हैं। और सेकेंड जो समष्टि अर्थशास्त्र, उसका भी मैंने है ना ऑब्जेक्टिव पार्ट ले आया है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट ले आया हूँ बच्चों कि किस तरह से सॉल्यूशन बनेगा, मैं यहाँ तक करवा चुका हूँ। तो चलिए हम यहाँ से आगे कैसे शुरू करते हैं, देखते हैं। और आपको पता होगा बच्चों कि अगर अभी तक आपने हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखा नहीं है तो कर लें। नवाबा और बोर्ड आभा 2 चैनल है, और जितने भी आगे की वीडियोज़ आएंगी आपको सभी समय पर मिल जाएंगी, इसलिए दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखें। और इसके अलावा मैंने आपके लिए बच्चों एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड। तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ये देखिए जो नाम दिख रहा है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, उस नाम से आपको लिख के सर्च करना है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, टेलीग्राम का ऐप खोल के, और वहाँ से जल्दी से जुड़ जाना है। तो चलिए हम सीधे आपके सॉल्यूशन पर पढ़ते हैं। और अपने दोस्तों को प्लीज़ वीडियो शेयर किया कीजिए यार, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। तो अपने दोस्तों को भी ये सारी वीडियो शेयर किया करें, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और सारी वीडियोज़ आपकी बनाऊँ। तो आप जल्दी से शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। आप अपने अपने व्हाट्सअप के स्टेटस में भी डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का सोल्यूशन आएगा। देखिए पहला आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था की किसी एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों, किसी एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या करना बोल रहा है, 2 नंबर का है, तो आपको एक समस्या का ही व्याख्या करना है। ऐसे तो मैं यहाँ पे 3 समस्या दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको एक समस्या पर किसी पर लिख देना है। तो देखिए हम यहाँ पे किन्हीं 3 केंद्रीय समस्याओं को यहाँ पर निम्नलिखित कर दिया हूँ कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। ये आपकी पहली समस्या है। वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, ये आपकी दूसरी समस्या है। और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये 3 चीज़ आपने पढ़ी होगी। केंद्रीय समस्याएं होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, जो इंग्लिश में पढ़े हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, तो आप यही आप लिख सकते हैं पढ़ के कि प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना होता है कि किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। एक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है कि वह खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या मशीनों का, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्चा करे, या सैन्य सेवाओं के गठन पर उपभोक्ता वस्तुएं बनाए या पूंजीगत वस्तुएं। निर्णायक सिद्धांत है कि ऐसे संयोजन का उत्पादन करें जिससे कुल समाप्ति उपयोगिता अधिकतम हो, जैसा कि आपको उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आपको ज़्यादा फायदा हो, है ना। तो ये आपका हो गया अर्थव्यवस्था की पहली समस्या। आप किसके वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, तो आप ये 3 कारण में किन्हीं एक कारण का आपको वहाँ पे मांग रहा है विश्लेषण व्याख्या। तो आप किन्हीं तीनों में से एक को, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, किन्हीं एक को आप लिख दीजिएगा, है ना। आप ये वाला भी लिख सकते हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की गिनती मात्रा किस प्रकार किसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किसी प्रकार की विभाजित किया जाना चाहिए, किसका अधिक मात्रा में प्राप्त होगी तथा किसको कम, है ना। जो आपको उत्पादन है ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख लें। और अगला सेकेंड प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है कि मांग से आप क्या समझते हैं, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड। तो ये सभी 2-2 नंबर के हैं बच्चों, तो आपको चलिए हम उसको भी लेके आते हैं। देखिए मांग क्या है। देखिए मांग एक आर्थिक शब्द जो ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं की संख्या को संदर्भित करता है जो उपभोक्ता किसी भी मूल्य स्तर पर खरीदना चाहता है ना। किसी उत्पाद के लिए उपभोक्ता की इच्छा केवल मात्र नहीं है। सुनिए, अगर सिर्फ उपभोक्ता लेना नहीं है, उसके पास उसकी कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। कैपेबिलिटी मतलब उतना उसके पास पैसा भी होना चाहिए। वही देखिए आगे लिखा हुआ होगा, डिमांड में कि निश्चित अवधि में किसी दिए गए उत्पाद को अधिग्रहण करने के लिए उपभोक्ता की क्रय शक्ति शामिल है। देख रहे हैं, क्रय शक्ति मतलब वही कैपेबिलिटी। दूसरे शब्दों में यह उन उत्पादों या सेवाओं की संख्या जो उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार है और सक्षम भी है। मांग का मतलब मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि मांग का मतलब होता है कि उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहे और साथ ही साथ वो उसके खरीदने के लायक हो, मतलब उतना पैसा देने के लिए सक्षम हो। तो दोनों चीज़ें होनी जरूरी है। तो ये हो गया मांग का आपका, है ना बच्चों। तो मांग का आपको यहाँ पे क्या समझते हैं, ये आपको दूसरा हो गया। अगला देखिए बच्चों, व्हाट इज सप्लाई। पूर्ति क्या है, पूर्ति के नियम को आपको लिखना है। तो मांग को पूरा करना ही पूर्ति है। चलिए किसी तरह से हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब किसी वस्तु की बाजार में मांग की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास यह वस्तु होती है वह निश्चित लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को बाजार में बेचता है। जैसे कि अमूमन बाजार में आप देखे होंगे कि वस्तु लाया जाता है ना, विक्रेता के द्वारा, और बेचा जाता है ताकि वो लाभ कमा सके। उसका आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसा करने पर उसे उसके बदले लागत एवं लाभ मिलता है। ठीक है, अतः इसी प्रकार खरीदारों को निश्चित मूल्य पर सामान बेचकर उसकी जरूरतों को पूरा करना ही पूर्ति कहलाती है।
ठीक है। तो खरीदार द्वारा निश्चित मूल्य पर सामान बेचना और ज़रूरत को पूरा करना पूर्ति कहलाती है। आप यहाँ से प्रोफेसर बेनहम का भी आप लिख सकते हैं, है ना। पूर्ति का आशय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से जिसे प्रति इकाई के मूल्य पर किसी निश्चित समय में बेचने के लिए विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए बच्चों, पूर्ति का नियम क्या है, तो यहाँ देख लीजिए पूर्ति का नियम क्या है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि पूर्ति का नियम है कि पूर्ति और कीमत के संबंध को ही पूर्ति का नियम कहते हैं। समझ रहे हैं, पूर्ति और कीमत के संबंध को, जब सप्लाई कर रहे हैं और जो प्राइस रेट है उसके संबंध को, रिलेशन को हम क्या कहते हैं, है ना, रूल्स ऑफ सप्लाई, है ना। अन्य बातों के यथा स्थिर रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसके पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, और कीमत में कमी होने पर पूर्ति की भी कमी हो जाती है। इसे ही पूर्ति का नियम कहते हैं। आपको पता होगा कि जो प्राइस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई होता है बच्चों, है ना। अगर आपको ऐसे अमूमन किस प्रकार के, अब मैं गुड्स के लिए बोल रहा हूँ जो अमूमन नॉर्मल गुड्स हैं, मतलब साधारण जो आपका मतलब कि वस्तु है, उस लिए मैं उस तरह बाकी के इन्फेरियर गुड्स होते हैं, है ना, उन सभी चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। वैसे केसेस में उल्टा हो जाता है, लेकिन अमूमन सभी जनरल केसेस में जितने भी गुड्स हैं उसके लिए प्राइस जब बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ना है ना। जैसे किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसका क्या हो जाता है, दाम भी बढ़ जाता है। तो यही यहाँ पे पूर्ति का नियम होता है। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है 2 नंबर वाला में कि उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए। प्रोडक्शन फंक्शन का आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सिर्फ यहाँ पे परिभाषा बोला है तो आपको परिभाषा लिख देना है। मैंने यहाँ पे देखिए उत्पादन फलन को लिख दिया है, देख लीजिए आप। उत्पादन फलन उत्पादन वस्तुओं की सूची है। वस्तु को उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के परस्पर संयोग से होता है। जो वस्तु उत्पादित होती है उसे उत्पाद एवं साधनों द्वारा उत्पत्ति किया जाता है ना। जो वस्तु उत्पादन किया जाता है उसको उत्पाद एवं साधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उसे आगत कहते हैं। इनपुट जो आपने वहाँ पे उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए आपने उसमें खर्च किया, उसे मतलब इनपुट कहते हैं, जो लगाया आपने। किसी फर्म के उत्पादों एवं आगतों के मध्य के संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। याद रखिएगा, इनपुट और उत्पादों के मध्य के संबंध को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, मतलब कि आउटपुट और इनपुट के बीच का जो रिलेशन है उसे ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, ये सीधा याद रख सकते हैं आप। किसी फर्म के उत्पादन एवं उत्पादों एवं आगतों, मतलब इनपुट और आउटपुट के जो मतलब कि इंटर रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं, उसके बीच के संबंध को, है ना। उत्पादन फलन यह दर्शाता है कि ज्ञान और प्रबंध, है ना, योग्यता की सहायता से उत्पादक आगतों के विभिन्न संयोजन से उत्पादन की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त की जाए। आपको यहाँ पे उत्पादन की अधिकतम मात्रा किस प्रकार की प्राप्त की जाए, यही आपको किसी प्रकार से करनी है। और किसकी सहायता से करनी है बच्चों, है ना, ज्ञान प्रबंध योग्यता की सहायता से, है ना, ताकि आपका उत्पादक आगत जो इनपुट है ना, उसके विभिन्न संयोजन से, बहुत तरह का आपका संयोजन बनेगा, उसमें से एक संयोजन ऐसा चुना जाए जिससे आपको अधिकतम मात्रा में फायदा हो या अधिकतम मात्रा प्राप्त की जाए, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उत्पादन फलन कहेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करते चलना है बच्चों। अब अगला देखिए, एक बाजार संतुलन की अवस्था में कब होता है। तो देखिए जब सप्लाई और उसका क्या हो, देखिए एक ऐसी स्थिति जब मूल्य, है ना, जिस मूल्य पर वस्तु की पर एक वस्तु की जितनी मात्र ग्राहक खरीदना चाहता है उसी मूल्य पर वह मात्र पूर्ति के लिए बाजार मनी पर उपलब्ध होती है, ऐसा बाजार संतुलन इसे कहते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ति और मांग समान रहती है। यही मैं कहना चाह रहा था कि पूर्ति और मांग समान रहती है, उसे हम बाजार का संतुलन कहते हैं। अच्छे से लिख दीजिएगा, ऐसी स्थिति जब जिस मूल्य पर एक वस्तु की जितनी मात्रा यहाँ लिख दीजिएगा, जितनी मात्रा ग्राहक खरीदना चाहता है ना, उसी मूल्य पर वह मात्र पूर्ति के लिए बाजार मनी पर उपलब्ध रहता है। जितनी मात्रा में वो खरीदना चाहता है वही मात्रा में उपलब्ध है, उसे ही क्या कहेंगे, आपका बाजार संतुलन। अब देखिए बच्चों, यहाँ 4-4 नंबर वाले लेंदी प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब ध्यान दीजिएगा, है ना। तो उदासीन वक्र की किन्हीं विशेषताओं को व्याख्या करना है बच्चों। उदासीन आपका क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, है ना, आईसी कर्व जिसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उदासीनता वक्र का बहुत ही लंबा डेफिनेशन है, तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। 4 नंबर में आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI कर लीजिएगा, हर साल रिपीट होता है ना। स्टार मारना चाहेंगे तो मार लीजिए, 4 नंबर में आना ही आना है ये वाला प्रश्न। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उदासीनता वक्र, आप अपने नोट कॉपी में इसको लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, या उदासीन वक्र कहते हैं जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिले। ठीक है, उदासीन वक्र मुख्यतः 2 वस्तुओं के बीच के रुचि को बतलाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु लीजिए। देखिए यहाँ पे चित्र में 2 वस्तु लिया है मैंने, एक्स और वाई,
है ना। तो उसका आगे देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिया हुआ है कि एक्स और वाई दो वस्तु लीजिए। जब आप मान लीजिए हम एक्स वस्तु को बढ़ाते हैं तो हवाई तो हमें वस्तु को तो हवाई वस्तु को वाई तो हमें वस्तु वाई को घटाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, जब उपभोक्ता उदासीनता पर बाएं से दाएं नीचे की ओर चलता है तब सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती जाती है। आपको ये याद रखना है बच्चों, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आपको प्राप्त होगा, कॉन्वेक्स ग्राफ मतलब कि मिलेगा। कॉन्वेक्स ग्राफ कैसे मिलेगा देख लीजिए यहाँ पे, है ना, देख रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका यहाँ पे गुड वाई का जब डिमांड बढ़ रहा है बच्चों, मतलब रुचि, तो देखिए मतलब कि एक्स का घट रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये जब ये नीचे की ओर जा रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये देखिए घट रहा है, सॉरी गुड वाई घट रहा है, तो गुड एक्स बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में आपका एक तरह से संबंध है ना। तो याद रखिएगा कि उपभोक्ता उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं नीचे की ओर चलता है, सीमांत प्रतिस्थापन पर घटता है ना, उदासीनता वक्र कहलाता है। एक वस्तु की क्या होती है, समान संतुष्टि मिलता है ना हर बिंदु पर, ठीक है। याद रखिएगा उदासीनता वक्र आपका संतुष्टि पर है कि संतुष्टि आपका हर पॉइंट पर एक जैसा हो, उसी को हम उदासीनता वक्र कहते हैं। और उसको आप चित्र जरूर बना दीजिएगा फिगर, तब आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। अगला देखिए पूछ रहा है सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में क्या अंतर है बच्चों। रेखा चित्र से समझाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। औसत उत्पादन का मतलब होता है टोटल जितना भी आपने उत्पादन किया है, और सीमांत उत्पादन की अलग से एक और उत्पादन करने में कितना कॉस्ट लगा है ना। तो देख लेते हैं इसको। देखिए औसत उत्पादन पहले लिख दिया मैंने कि किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने हेतु उत्पादक जितनी तरह के खर्च करता है, मैंने अभी वही बताया, और उन सभी के योग को उत्पादन की कुल लागत कहा जाता है। कुल लागत में उत्पादन की स्पष्ट लागतें जो है स्पष्ट लागतें एवं सामान्य लाभ शामिल होते हैं। कुछ लागत में वस्तु की उत्पादित इकाइयों की संख्या को भाग देने से औसत लागत प्राप्त होती है। सूत्र में देख लीजिए सीधा, आपकी कुल लागत में इस प्रकार से व्याख्या किया जाता है, औसत लागत बराबर कुल लागत बटे में उत्पादित इकाइयाँ। तो इससे आपको औसत लागत मिल गया, जितना भी लागत है और उसमें उत्पादित इकाइयों से भाग दे दीजिए, है ना। और लेकिन आपको देखिए यहाँ से इस तरह से औसत लागत उत्पादन की प्रति इकाई की लागत हो गई, एक वस्तु मतलब कि इकाई बनाने में जितना लागत लगा। लेकिन सीमांत में क्या होता है देखिए कि वस्तु के उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई को जो आपको बढ़ाना है, जैसे कि अगर 5 बनाया गया तो 6वां बनाने में 6th पीस बनाने के लिए आपको जो लगेगा, है ना। तो अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में जो वृद्धि हो जाती है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए आप 100 पेन के उत्पादन के लिए कुल लागत 400 है, अगर पेन का उत्पादन 101 करना है, 101 इकाई करना है, तो कुल लागत बढ़कर 405 हो जाता है। तो उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि 5 रुपया आपका उत्पादन की लागत में सीमांत लागत है ना, 5 रुपया। तो इस प्रकार से आपको सीमांत लागत याद रखना है कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जितना रुपया लगता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। उसके आगे देखिए बच्चों पूछ रहा है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं की लिखिए। इससे पहले मैं इसका रेखा चित्र भी दिखा देता हूँ और उसके बाद पूर्ण प्रतियोगी बाजार की मैं बात करूँगा। तो देखिए इसका मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है, तो आप फिगर देख लिए, है ना, कि एम बिंदु के पूर्व औसत लागत वक्र एसी है और नीचे की ओर गिर रहा है, तो सीमांत लागत वक्र एमसी भी ऊपर उठ रहा है। एक बिंदु पर वो काटेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और जिसको एम पॉइंट से दिखाना है के ऊपर यहाँ पे होगा, है ना। चित्र में एम बिंदु के बाद जब औसत वक्र ऊपर की ओर चढ़ता है तो सीमांत लागत वक्र बढ़ने लगता है, किंतु सीमांत लागत वक्र में वृद्धि की दर अधिक होती है। चित्र में स्पष्ट है कि जब सीमांत लागत वक्र ऊपर बढ़ने लगता है तो सीमांत लागत, आप पूरा पढ़ लीजिए इसको, है ना, तो सीमांत लागत वक्र से ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये आपको बना देना है बच्चों, और ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा ये भी बहुत ज़्यादा आता है, मार्जिनल प्रोडक्शन और ये वाला। अब अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं को आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया पूर्ण प्रतियोगिता का वास्तव अर्थ एवं परिभाषा पहले लिख देते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेता व विक्रेता के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म या व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। समझ में आ रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, सभी जगह एक समान। अब देखिए बच्चों इसका विशेषताएं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए एक बार, ताकि बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, आप जल्दी जल्दी से देखते जाएं और उन्हें नोट करते जाएं। क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना, वस्तुएं रंग रूप, और इसमें से कुछ विशेषताओं को मैंने यहाँ लिख दिया है कि कुछ विशेषताओं को वहाँ पे आपको लिखना होगा, 4 नंबर का है। तो क्रेताओं की अत्यधिक संख्या को होना का आप कारण दे सकते हैं और जो पढ़ के देख सकते होंगे पढ़ लीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में बेचने वालों की संख्याओं के साथ साथ खरीदाने वालों की संख्या भी अधिक होती है, इसको लिख लीजिएगा। और फिर 5वां नंबर मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये वाला आप लिख लीजिएगा, उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होना चाहिए। किन्हीं 2-3 विशेषताओं को आपको वहाँ पे
लिख देना है। सभी आप लिखिएगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि आपको उतना मार्क्स का नहीं है, 4 मार्क्स का है। तो आप ये जो मैंने इंपॉर्टेंट है वहाँ यहाँ पे लिख दिया है, तो आप उसके लिख लीजिए, ठीक है। तो इन सारी कारणों को आप लिख लीजिएगा और वहाँ दिखा दीजिएगा। तो आशा करते हैं बच्चों कि आज मैं इस वीडियो में यहीं तक लेता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ 12 और ऊपर का 22 नंबर का मैं क्वेश्चन पेपर का आज मैं सर ने कुछ सोल्यूशन करा दिया हूँ। बाकी पार्ट का जो बच गया भाग उसको मैं अगले भाग में ले लूँगा बच्चों। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 चैनल है हमारे, नवाबा और बोर्ड आबा। और देखिए बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे और भी है, ये वाला प्रश्न भी अब आपको बन ही जाना चाहिए कि उस औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बता दिया है ना। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। इसके बावजूद भी मैं एक और क्लास लूँगा, 1 या 2 क्लास, तो उसमें बाकी बचे हुए पार्ट को मैं करा दूँगा। तो बाकी बच्चों आप कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए, आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। बाकी के पार्ट अगर आपने देखना चाहते हैं दूसरे विषयों का, तो आप जो प्लेलिस्ट लास्ट में दिखेगा अंत में, वहाँ से देख लें, या ऊपर फिर आई बटन से भी देख सकते हैं, आई बटन में जाके देख लीजिए। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।